अब हम पढ़ने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में। टर्म आरएच मुख्य रूप से रिसस फैक्टर को दर्शाता है। इस आरएच ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले हैं कार्ल्स लैंडस्टेनर और अलेक्जेंडर एस विनर। इन्होंने 1937 में आरएच ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। सबसे पहले उन्होंने रिसस मैकक नामक एक बंदर की प्रजाति के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन देखा था और उसी एंटीजन को देखने के बाद उन्होंने फिर ह्यूमंस में भी वैसा ही एंटीजन देखा। हालांकि ह्यूमंस फैक्टर्स इज नॉट आइडेंटिकल टू द रिसस मंकी फैक्टर्स। जो आरबीसी रिसस मंकी में आरबीसी पे जो एंटीजन देखा गया उससे मिलता जुलता देखा जा सकता है ह्यूमंस फैक्टर्स में भी, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन चूंकि रिसस मैकक के नाम से इस ग्रुप का डिस्कवर हुआ था, उस मंकी के आरबीसी में सबसे पहले वैसा देखा गया था एंटीजेंस, इसी कारण से इसका नाम भी आरएच या रिसस फैक्टर या आरएच फैक्टर कहा गया। और ये टर्म वाइड स्प्रेड हो सका है, वर्ल्ड वाइड हो गया, इसका इस्तेमाल हर जगह अब किया जाता है। आरएच ब्लड ग्रुप में हम देखेंगे कि 36 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं लगभग, जो अभी तक सूचना के अनुसार है, जो रिसर्च पेपर में। इसमें सबसे पहला नाम आता है ABO ब्लड ग्रुप का, जिसे हम पहले ABC ब्लड ग्रुप भी कहते थे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है RH ब्लड ग्रुप। हालांकि आजकल हम लोग ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप दोनों को कंबाइंड रूप से ही स्टडी करते हैं। जब बात की जाएगी एंटीजेंस कि कौन कौन सा रिसस फैक्टर्स प्रेजेंट होता है, तो 50 से भी ज्यादा एग्लूटिनोजेंस या RH फैक्टर ब्लड ग्रुप्स पे, ह्यूमंस ब्लड ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं। उनकी एक झलक देखते हैं इस टेबल में। एंटीजन डी, जो कैपिटल डी से इंडिकेट किया गया है, जिसे RH फैक्टर 1 भी कहा गया है। एंटीजन सी, कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल सी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ। इसी तरीके से हम देखेंगे RH फैक्टर 53 इस टेबल में दर्शाया गया है, जहां पर ये JAHK के नाम से भी दिखाया गया है। तो हम जो स्टडी करने वाले हैं वो मात्र पढ़ेंगे कैपिटल डी वाला एंटीजेंस जो कि आरबीसी पे होता है, और इसी को हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इसी के कारण से होता है, इस RH फैक्टर के कारण जो होता है कैपिटल डी नामक एंटीजेंस जो कि आरबीसी में होता है। तो RH पॉजिटिव कहते हैं तो हम सिर्फ इस कैपिटल डी वाले को ही इंडिकेट करते हैं समान बोलचाल की भाषा में। रिसर्च में हो सकता है कि आपको हर चीज स्पेसिफाई करना पड़े, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे RH कैपिटल डी लिखा है। ये कैपिटल डी उसी एंटीजन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हम सिंपली RH पॉजिटिव या RH निगेटिव भी इंडिकेट कर सकते हैं, उसका मतलब ये कैपिटल डी ही है। हालांकि 5 एंटीजन प्रमुख रूप से माने गए हैं, कैपिटल डी के बाद स्मॉल सी के बाद स्मॉल ई, कैपिटल ई और कैपिटल सी। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी कैपिटल डी नामक एंटीजन नहीं होता है। हमने पीछे वाले जो टेबल था उसमें भी देखा था कि कोई भी कैपिटल डी वाला एंटीजन नहीं होता है। तो RH डी का मतलब हो गया डी नामक एंटीजेंस, कैपिटल डी नामक एंटीजेंस जो कि आरबीसी पर होता है। यहां हम देखते हैं कि RH पॉजिटिव मतलब कैपिटल डी वाला एंटीजेंस 85% अमेरिकन में होता है। तो यहां हम स्लाइड्स पे फिर से देखते हैं कि 85% अमेरिका की यदि बात की जाए तो वहां पे कॉकेशियंस और अफ्रीकन अमेरिकन्स, कॉकेशियंस कहा जाते हैं, थोड़े से उनका स्किन का कलर लाइट होता है, या हम कह सकते हैं सिंपली में व्हाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स। तो 92% जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स जो यूएसए में रहते हैं, जिसे हम ब्लैक भी कह सकते हैं सिंपली तौर पे, उनमें
RH पॉजिटिव होता है, मतलब एंटीजन डी प्रेजेंट होता है, और 85% व्हाइट पीपल्स में जिसे हम कॉकेशियंस भी कहते हैं, उनमें एंटीजन डी प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन पॉजिटिव मतलब ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव, तो 85% लोगों में RH पॉजिटिव पाया गया है, चाहे वो ओ पॉजिटिव के रूप में हो, ए बी पॉजिटिव के रूप में हो, ए पॉजिटिव के रूप में हो, या फिर बी पॉजिटिव के रूप में है। तो ये हम देखते हैं कि पॉजिटिव वाले जो ब्लड सैंपल होते हैं वो थोड़े ज्यादा देखे गए हैं, ये अमेरिका में देखा गया है। यहाँ पे 85% अमेरिकन कहे गए हैं, यहाँ व्हाइट्स को सिर्फ बताया गया है, जिसके बारे में हमने पीछे आगे चर्चा की है टेबल्स में भी, अभी अभी देखा आपने। और यदि हमने दूसरे कोई ब्लड ग्रुप्स दे दिया है जिसमें एंटीजन डी प्रेजेंट है, उसे हमने एब्सेंट वाले में दिया है, तो ये हो सकता है इनकम्पेबिलिटी, जिससे कि हेमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान से देना पड़ता है कि डी एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। ए बी ओ के बाद हम RH ब्लड ग्रुप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ देखते हैं 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स। RH डी पॉजिटिव, हम मुख्य रूप से डी को ये स्टडी करेंगे, बाकी सब एंटीजेंस का स्टडी सिर्फ एकेडमिक या किसी रिसर्च पर्पज के लिए किया जाता है, वो उतना प्रचलन में नहीं है, क्योंकि वो वीक इम्यूनोजेनिक होता है, उससे ज्यादा रिएक्शंस होते नहीं है। यदि गलती से चढ़ भी जाए, किसी पर्सन्स में ट्रांसफ्यूजन किया भी जाए, तो वो रिएक्शंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं देंगे। हाँ, यदि हम बार बार चढ़ा रहे हैं सेम ब्लड ग्रुप बिना जांचे हुए, तब प्रॉब्लम्स हो सकता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण, कि बार बार यदि वीक एग्लूटिनोजेंस के कारण भी बार बार वीक एग्लूटिनोजेंस देते हैं, तो वो कुमुलेट होकर स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेंस हो सकता है। लेकिन कभी कभी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। तो RSD लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंटीजेंस, इसको हमेशा जांच करके ही देना चाहिए, बाकी एंटीजेंस की जांच हम करें या ना करें। तो RH फैक्टर्स में डी का सबसे ज्यादा योगदान है, यहाँ हमने 8 तरह के देखे भी हैं। O निगेटिव जो है उसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। हालांकि O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, लेकिन O नेगेटिव जो है वो रियली में दो ब्लड ग्रुप को यदि कंबाइंड रूप से स्टडी किया जाए, ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप दोनों को कंबाइंड रूप से, तो O निगेटिव हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर। और सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप की चर्चा की जाए तो O ब्लड ग्रुप जो ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करो कि कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसका ब्लड ग्रुप आपको पता ही नहीं है, और उसका ब्लड ग्रुप निकालने में कुछ समय लग सकता है, तो इमरजेंसी में यदि आपके ब्लड बैंक में O निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है, तो उसी वक्त बिना जांच किए हुए भी आप उसे दे सकते हो मोस्ट रिसिपिएंट को, क्योंकि O निगेटिव में ना ही A ना ही B और RHD नामक एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पर नहीं होता है, और ये कंपेटेबल है ABO ब्लड ग्रुप के साथ भी और RH ब्लड ग्रुप के साथ भी, दोनों में कंपेटेबल है। तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी O निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न्स, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। कहीं कहीं बुक्स में हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न्स को इरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस के नाम से भी जाना गया है। तो हम समझेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, फेटल मतलब बच्चों में। फेटल कहा जाता है गर्भ में जो भ्रूण है, बच्चे नहीं भ्रूण कहिए, क्योंकि अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, वो अभी माता के गर्भ में ही है, तो फेटल करने का मतलब भ्रूण होगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक फिगर से हम समझते हैं, पहले चर्चा करते हैं कि मान लो किसी महिला को या किसी माता को निगेटिव ब्लड ग्रुप है और पिता को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और यदि बच्चा पॉजिटिव आया तो माता को तो निगेटिव ब्लड ग्रुप ही रहेगा,
इस बच्चे में क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट बेबी है, पहला बच्चा है। लेकिन जब ये बच्चा पैदा होने लगेगा तब एक समस्या आती है, ये प्लासेंटा यूटेरस से डिटैच हो गया। यहाँ पे रेड कलर जो दिखाया गया है ये यूटेरस को दिखाया गया है, और यहाँ प्लासेंटा को थोड़ा सा आप देखोगे तो यू शेप का या कह सकते हैं कि थोड़ा सा कटा हुआ शेप, जहां मेरा एरो जा रहा है ये प्लासेंटा को दर्शाता है। तो प्लासेंटा और यूटेरस का डिटैचमेंट होगा तो थोड़ा सा ब्लड बच्चे का मिक्स हो जाएगा माता में जाके। फिर यदि उस महिला में कुछ समय के बाद फिर से कोई बच्चा आता है, वो भी पॉजिटिव आ जाता है, मतलब सेकेंड बर्थ, सेकेंड डिलीवरी के वक्त में वो भी बच्चा पॉजिटिव रहता है, तो पहले बच्चे जब वो पैदा हुआ था तो उसका जो ब्लड डिटैचमेंट के वक्त में थोड़ा सा ब्लड माता में जाके मिक्सअप हो गया। मैं बता दूं कि एंटीबॉडी को डेवलप करने में कुछ समय लगता है, ये नहीं कि बच्चा जब हो रहा है तो उसी वक्त यदि ब्लड यदि मिक्सअप हो गया माते में तो तुरंत ही एंटीबॉडी डेवलप होके पहले बच्चे को भी खतरनाक, पहले बच्चे के साथ कोई खतरा नहीं होता है जनरली, क्योंकि दोनों का प्लासेंटा जो है वो एंटीबॉडी जो है, माता का जो एंटीबॉडी वो बच्चों में जनरली लेके नहीं आती है। पहले बच्चे के साथ इसलिए भी रिएक्शंस नहीं होगा क्योंकि ये जो ब्लड मिक्सअप होता है, तो मान लो बर्थ के समय ब्लड थोड़ा मिक्सअप भी हो गया है, डिटैचमेंट हो रहा है यूटेरस का और प्लासेंटा का, ब्लड मिक्सअप भी हो रहा है, ब्लड माता में चला भी गया, तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में कुछ समय लगेगा, तुरंत वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो उस समय तब तक तो वो बच्चा जो है वो पैदा ले लेगा। लेकिन सेकेंड डिलीवरी वक्त तक ये एंटीबॉडी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, क्योंकि सेकेंड डिलीवरी कब होगा, किसी भी बच्चे का जन्म में 9 महीने का समय लगता है, जो काफी लंबा समय है। तो सेकेंड यदि डिलीवरी हो रहा है बच्चे वो भी पॉजिटिव हो गया है, तो माता में जो पहले का जो पॉजिटिव वाला जो एंटीबॉडी है वो अटैक करेगा बच्चों पे। तो सेल्स फ्रॉम द RH पॉजिटिव फीटस इंटर ओमेन्स ब्लड स्ट्रीम, और इस कारण से क्या होगा, ओमेन बिकम सेंसिटाइज्ड एंटीबॉडी फॉर्म ऑफ फाइट RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स। तो RH पॉजिटिव ब्लड सेल से ये फाइट करेगा, और फाइट करेगा, इसमें एंटीबॉडी होगा। तो RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी मटेरियल एंटीबॉडी फैटल अटैक द फैटल RBC सेल्स। अब ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा भी ब्लड इसमें चला जाता है, तो जैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा वैसे ही ये बच्चे को किल करेगा, इसके आरबीसी को तोड़ने लगेगा। और जब फेटल आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा, उसका हीमोग्लोबिन निकलेगा फेटल के आरबीसी से, और हीमोग्लोबिन निकलेगा तो बिलिरुबिन का सिंथेसिस होगा जिससे जॉन्डिस होगा, और वो बिलिरुबिन ब्रेन के अंदर यदि पेनिट्रेट करता है तो कर्निकटेरस नामक एक बीमारी को भी जन्म दे सकता है, जिसमें ब्रेन डैमेज माना जाता है। तो हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे हमने किया है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हमने एक इंजेक्शंस दिया है जिसको RHOD इम्यून ग्लोबिन्स ह्यूमंस कहा गया है। यह एक इंजेक्शंस दिया गया ब्रांड नेम है, RHO गेम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक रजिस्टर्ड नाम है ये किसी कंपनी का। ये अल्ट्रा फिल्टर है, मतलब बहुत प्यूरिफाई करके दिया गया है, इसमें इम्प्योरिटी है पूरी निकाल ली गई है। तो RHO गेम should be administered to the unsensitized RH negative omens, preferably within 3 days after miscarriage or delivery of a RH positive infants। मतलब जब वो बच्चा पहला बच्चा को जन्म देता है, या मान लो मिसकैरेज हो गया पहला बच्चा, जो भी हो, या तो डिलीवरी हुआ अच्छे से या मिसकैरेज हो गया, तो दोनों केस में ब्लड मिक्सअप हो जाता है। तो उसके जैसे ही पहला बच्चा डिलीवर होता है या मिसकैरेज होगा, उसके 3 दिन के अंदर, प्रीफरेबली विद इन द 3 डे, हम माता में ये जो फीमेल्स थी जिसमें निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें हम ये इंजेक्शंस को देंगे। अब ये इंजेक्शंस होता क्या है, RH इम्यूनोग्लोबिन को रिंग्स भी कहते हैं, या RHO गेम के नाम से, ये एक रजिस्टर्ड नेम है के नाम से जाना जाता है।
ये असल में होता है एंटी आरएच एंटीबॉडी या एंटी आरएच एंटी ग्लूटिनिस, जो कि एंटीबॉडी को सील करता है और बच्चे का जो आरएच फेटल सेल्स है उसकी रक्षा करता है। दूसरा तरीका है कि आरएच बेबी को ट्रीटमेंट हम करते हैं प्री बर्थ ट्रांसफ्यूजन करेंगे और एक्सचेंज करेंगे ट्रांसफ्यूजन आफ्टर बर्थ भी, मतलब पहले भी उसमें थोड़ा सा ब्लड हम ओ निगेटिव डाल देंगे बच्चे में, बाद में भी डालेंगे। तो आरएच पॉजिटिव ब्लड को हम बच्चे से निकालेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड को, और उसमें आरएच निगेटिव ब्लड जो है इन्फ्यूज करेंगे बच्चे में। तो 6 महीने के बाद क्या होगा कि ये आरएच निगेटिव ब्लड जो है वो अपने आप ब्रोक डाउन हो जाएगा और बच्चा फिर अपना ब्लड आरएच पॉजिटिव जनरेट करने लगेगा। इस तरीके से हम बचाते हैं कि आरएच निगेटिव ब्लड डाल देते हैं और आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है वो रिमूव कर लेते हैं उसके बॉडी से, उसी कंपेटिबिलिटी एबीओ सिस्टम के थोड़ा। तो यहाँ भी उसको हम बचाते हैं इस तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए। वो इंजेक्शंस हो गया जो हम तुरंत, जैसे पहला बच्चा जन्म लिया है या मिसकैरेज हुआ या डिलीवरी जो भी हुआ हो, तो उसी वक्त 3 दिन के अंदर ही तुरंत हम माता में ये इंजेक्शंस दे देते हैं। और ये इंजेक्शन देने का तरीका है इंट्रा मस्कुलर मसल्स में देते हैं। इसे हम कभी भी इंट्रावेनस इंजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रिपरेशन ऐसा है कि वो वेन्स को जाम कर देता है। तो यहाँ हम इंट्रावेनस की जगह इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया गया है। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि बच्चे में यदि हेमोलाइसिस होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होंगे, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि आरबीसी टूटेगा तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन भी रिलीज होगा, और वो हीमोग्लोबिन के अंदर से हीमे पोर्शन जो है, जो आयरन कंटेनिंग पोर्शन है, तो उस आयरन कंटेनिंग पोर्शन जिसे हीमे कहा गया है, उस हीमे के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आयरन के अलावा भी कुछ और पार्ट्स होते हैं जो नॉन आयरन पोर्शन कहे जाते हैं हीमे के। तो उस हीमे का नॉन आयरन पोर्शन से बिलिरुबिन मुख्य रूप से बनेगा, और जो बिलिरुबिन ब्रेन में इंटर करेगा बच्चे के, न्यूबॉर्न के, क्योंकि उस समय ब्लड ब्रेन बैरियर बच्चे में डेवलप नहीं होता है। हमारे अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप है, हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती आसानी से जब तक वो सुरक्षित है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन बच्चे में तो वो डेवलप ही हो रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो उसके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए बिलिरुबिन उसके ब्रेन को डैमेज कर लेगा, जिसे हम लोग कर्निक टेरस के नाम से भी जानते हैं। और ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस दिया गया है कि मेडिकल पर्पस से, क्योंकि कौन सा ब्लड ग्रुप किसमें डालना है ये मेडिकल स्टडी के लिए जरूरी है। लीगली पर्पस से भी कि पेरेंट्स डिस्प्यूट है कि ये बच्चा किसका है, इसके पेरेंट्स कौन है, उसके लिए भी ब्लड ग्रुप का सहारा लिया जाता है। और सोशल पर्पस से भी, ताकि हम कभी भी लोगों को समझा सके कि आरएच पॉजिटिव और एबीओ का इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में लोगों को बताना हो तो वो भी हम बता सकते हैं सोशल पर्पस के लिए भी। यहाँ हमने देखा था हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसमें हमने इस ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखते हैं, यदि मिसमैच हो जाए ब्लड इन्फ्यूजन तो क्या होगा। तो यहाँ हमने सेम चीज फिर से पढ़नी है जो हमने पिछले अभी जस्ट पढ़ा था। मिसमैच का मतलब हो गया कि हमने गलत ब्लड ग्रुप किसी को दे दिया है, और एग्लूटिनेशंस होगा, मतलब रेसिपिएंट का प्लाज्मा अटैक करेगा डोनर के आरबीसी को, तो डोनर का आरबीसी को अटैक करेगा रेसिपिएंट का प्लाज्मा। अब हमने किसी का डोनर का ब्लड निकाला और वो ब्लड रेसिपिएंट में दे दिया, तो रेसिपिएंट के अंदर का जो प्लाज्मा एग्लूटिनिन्स है जो कि एक एंटीबॉडी है, वो डोनर के आरबीसी के एंटीजन पर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी, आरबीसी का रप्चर होगा, डोनर का आरबीसी टूटेगा और उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेगा जो स्मॉल वेसल्स को जाम कर सकता है। एग्लूटिनेशन से भी स्मॉल वेसल्स जाम होंगे। वो आरबीसी, डोनर का आरबीसी फेगोसाइटोसिस के द्वारा रप्चर किया जाएगा, उसमें से हीमोग्लोबिन निकले। अब ये हीमोग्लोबिन निकलेगा तो ये फ्री हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये हीमोग्लोबिन निकलेगा, क्योंकि डोनर का आरबीसी हम जैसे इन्फ्यूज करते हैं तो ब्लड जैसी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, चढ़ाते हैं ब्लड को,
तो ब्लड का अमाउंट काफी अच्छा खासा होता है, 1 या 2 लीटर कम से कम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट तो ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा। तो इनकम्पेबिलिटी हो गई है, तो हीमोग्लोबिन जैसे रिलीज होगा तो फ्री हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन पे वो बाइंड नहीं कर सकता और हीमोग्लोबिन निकलेगा। हम जानते हैं कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में एक हेप्टोग्लोबिन नामक प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पे फ्री हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, रप्चर हो रहा है आरबीसी एकदम से, तो हीमोग्लोबिन निकल रहा है, उसमें से बिलिरुबिन निकलेगा और बिलिरुबिन निकलेगा जो जॉन्डिस के केसेस होंगे। हालांकि हम देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन जाकर किडनी पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जी हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को भी जाम करता है। तो जरूरी है कि किडनी का डैमेज जो हो रहा है हीमोग्लोबिन के कारण, उसको हीमोग्लोबिन को वहां से निकालने के लिए वॉश आउट, धोना पड़ेगा। तो धोएंगे कैसे हम लोग? हम वाटर ज्यादा पीते, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा देंगे, या इंट्रावेनस वाटर कंसंट्रेशन जैसे कि नॉर्मल सलाइंस हो गया, 5% एक्सट्रो, जो ये सब चीजें लेंगे तो वहां से हीमोग्लोबिन वॉश आउट होगा। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज है कि आरबीसी रप्चर होगा तो ऑक्सीजन कैपेसिटी भी कम होगी और ब्लड वेसल्स भी ब्लॉकेज होगा और हीमोग्लोबिन किडनी ट्यूब्स को ब्लॉक करता है, जैसे कि हमने देखा था एक्यूट रीनल फेलियर के केसेस वहां दिखेंगे आपको। सिम्टम्स देखेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के, यदि इनकम्पेटिबिलिटी होती है, गलत ब्लड यदि दे दिया जाता है तो फीवर, चिल्स, लो ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड का सप्लाई, ऑक्सीजन के सप्लाई को देने के लिए हार्ट रेट बहुत तेजी से होगा, आरबीसी कम हो गया, नोसिया भी होगी, वोमिटिंग भी हो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बात की गई किडनी डैमेज को बताने की, जैसे हमने पिछले जस्ट अभी डिस्क्राइब भी किया है, तो फ्लूइड्स, अल्कलाइजन फ्लूइड, जैसे अल्कलाइजर आता है, अल्कासोल का सिरप आता है, वो पी लेंगे, डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बहुत यूरिन थ्रू आउट बाहर निकलता रहे, इस तरीके से हीमोग्लोबिन को वहां से वॉश आउट करेंगे। पानी पिएंगे ज्यादा, अल्कासोल्स का सिरप पिएंगे जो अल्कली फ्लूइड है, और डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो। ट्रांसफ्यूजन में देखेंगे टाइप ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, टाइप ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। यहाँ पे एक नया टर्म आता है ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ऑटोलोगस का मतलब हो गया कि अपना ही ब्लड अपने को ही ट्रांसफ्यूजन करना। ये क्यों किया जाता है? मान लो कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, तो हमने क्या किया कि उसका ब्लड को निकाल के रख लिया, स्टोर कर लिया, अब स्टोर कर लिया, अब उसे कल सर्जरी में जाना है या परसों सर्जरी में जाना है या 1-2 दिन के बाद सर्जरी में जाना है, तो उसके ब्लड को हमने पहले स्टोर करके रख लिया है कि मान लो ब्लड मिलेगा नहीं मिलेगा, या दूसरा ब्लड है भी तो इन्फेक्टेड है, HIV का इन्फेक्शन है उस ब्लड में, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी व्यक्ति का ब्लड हम पहले से रिस्टोर करके रख लिया। हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसमें ब्लड फिर से बनने लगे, 2-3 दिन में उसका ब्लड नॉर्मल हो जाए, 3 दिन 4 दिन में, फिर उसको हम सर्जरी के लिए ले गए। तो उस वक्त सर्जरी के बाद, क्योंकि सर्जरी में ब्लड का लॉस होगा, सर्जरी के जस्ट बाद में हम जो ब्लड उन्होंने प्री डोनेट किया हुआ है उसी को फिर हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसे कहते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन, जिसमें पेशेंट प्री डोनेट करता है अपने ही ब्लड को और फिर खुद ही ब्लड वो ट्रांसफ्यूज कर लेता है। यहाँ बात करेंगे ब्लड टाइपिंग की, तो क्रॉस मैचिंग करवाते हैं। ये ब्लड टाइपिंग क्यों जरूरी है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हम ये ब्लड टाइपिंग करके देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप उसमें है। क्रॉस मैचिंग भी करेंगे, जैसे रिसिपिएंट का सीरम और डोनर का आरबीसी के बीच में, या रिसिपिएंट का आरबीसी या डोनर के सीरम के बीच में रिएक्शंस होते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, तो क्रॉस मैचिंग करके देखेंगे। अब ब्लड टाइपिंग में हम आरबीसी और एंटीबॉडी को मिक्स करते हैं, एग्लूटिनेशन देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, क्लम्पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या AB और RH फैक्टर को भी मेजर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमने पिछले बार देखा था कि हमने 3 तरह का सॉल्यूशंस लिया था, जैसे हम देख सकते हैं, जस्ट इसमें पीछे भी दिया हुआ है, आप उसको फिर से देख सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन किट के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे NTA, NTB और NTD थे। हमने ये चर्चा कर भी ली थी कि इसे हमने क्रॉस मैचिंग करके दिखाया है।
और पता किया कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है इसमें। तो एंटी ए वाले के साथ यदि रिएक्शन नहीं देता है, एंटी बी के साथ रिएक्शन नहीं देता है तो वो O होगा, और यदि D के साथ रिएक्शन देता है तो पॉजिटिव होगा, नहीं देता है तो नेगेटिव। जैसे इसमें पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, इसमें नेगेटिव। यहाँ पे हमने दो ब्लड ग्रुप को एक साथ कंबाइन किया है। हेडिंग भले ही हमने ABO ब्लड ग्रुप दिया है, लेकिन स्टडी यहाँ पे दो ब्लड ग्रुप्स का कर रहे हैं। पीछे वाले स्लाइड्स में देखते हैं आगे में, तो यहाँ हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में कि यहाँ पे सिर्फ हमने AB को स्टडी किया है, RH पॉजिटिव को स्टडी नहीं किया है। ये ABO ब्लड टाइप्स हो गया। लेकिन दूसरे स्लाइड्स पे देखते हैं कि RH ग्रुप्स को भी स्टडी किया गया ABO ब्लड ग्रुप्स के साथ भी, और हमने अभी भी सॉल्यूशंस भी देखा। जस्ट रीस्टोरिंग ब्लड वॉल्यूम्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़े समय के बाद कुछ एस्पेक्ट के साथ। इसके लिए थोड़ा सा विश्राम लेते हैं।